अपने फोन को म्यूट कर लीजिए। आज हमारे साथ कुछ विशेष कारणों से कर्नल आर.एस. सिंह साहब, जो देश में एक जाना माना पहचाना चेहरा, रक्षा मामलों के जानकार, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कर्नल आर.एस. सिंह मतलब रवि शेखर नारायण सिंह साहब, और ये वक्त जो 4 बजे का है, ये इसलिए तय हुआ कि जो पिछले 3-4 दिन में घटनाएं घटी हैं, सिंह साहब का मानना यह है कि ये घटना एक दूसरे से लिंक है। खास तौर से मोदी साहब का ये मूव कि यकायक उन्होंने वो तमाम ताकतें जो भारत विरोधी हैं, भारत की संविधान की शपथ लेती हैं, भारत के खिलाफ बोलती हैं, बाहर से पैसा लेती हैं, चाइना के भरोसे 370 हटवाना चाहती हैं, और जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भारत की बात होती है तो भारत की सरकार पे दबाव डालती है कि वो पाकिस्तान जैसे नाजायज मुल्क के साथ बात करे। ये मूव, इससे तमाम वो ताकतें जो सफेद पोश, मैं कहता हूं व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं, उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उनसे बातचीत की, और जो वो रट लगाए हुए थे कि 370 हटाइए और स्टेटहुड वापस कीजिए, ये तमाम कोई बात पे मोदी साहब ने शायद कोई खास तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही वो वैली पहुंचे हैं, 3-4 घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं। आप देखेंगे कि जैसे वैली जाने के बाद जो तमाम तथाकथित उनके सपोर्टर भी थे, उनमें भी एक बड़ी जबरदस्त हताशा और निराशा हुई कि यहां से जिस शेर बन के गए थे और वहां से बिल्ली बन के वापस लौटे, अपने लोगों के सामने मुंह दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। तो उनकी ताकत को बढ़ाने और दिखाने के लिए जो उनका असली बाप है पाकिस्तान, उसने वैली में थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा की और एक नए तरीके का जिहाद निकाला कि एक छोटा सा खिलौना जिसे ड्रोन कहते हैं, जो बाजार में प्राइवेटली भी मिलता है, 14-15 किलोमीटर रेंज तक वो मूव कर सकता है। ड्रोन से उन्होंने जम्मू हवाई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की, और उसके बाद खुद पाकिस्तान, जो इस वक्त एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग हो गया है, और जिन दुनिया की ताकतों को, या ये कहें कि इन तमाम दुनिया की वो शक्तियां, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इन लोगों को जिस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत थी, उस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत शायद अब धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है, और इससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, न सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में बल्कि दुनिया की तमाम शक्तियों के सामने। ऐसे में मोदी साहब का उन्हें बुलाना और इनको आम आदमी के सामने, आम पब्लिक के सामने बेनकाब कर देना, और यकायक एक आतंकवादी हमले में फैयाज अली नाम के एक आदमी का इनकाउंटर करना, और पिछले 48 घंटे से इनकाउंटर जारी था, उसमें कई आतंकवादी मरे हैं। तो ये इतनी तेजी से जो मामला बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है, किसके तार किससे जुड़े हैं, ये समय क्यों चुना गया है, इस मामले पे मैं चाहता था कि सिंह साहब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि वो जो बात कहेंगे वो इस देश में कोई रक्षा विशेषज्ञ या सामरिक मामलों का जानकार इतनी आसानी से नहीं कहेगा, और जितनी टेलीविजन पे डिबेट चलती है वो बड़ी सतही चलती हैं, और आप 10 सेकंड और 20 सेकंड के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कर्नल आर.एस. सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आए और इस मामले को बताएं, क्योंकि ये सिलसिला अभी जारी है। कर्नल आर.एस. सिंह साहब, आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था वो आर्म सप्लाई और ड्रग सप्लाई के लिए किया जा रहा था। पिछले 2 साल से ड्रोन गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, और इसको अमरिंदर सिंह साहब ने रेड फ्लैग किया था। मोदी साहब को बतौर एक पत्र लिखा था उन्होंने, और इसके खतरे के जितनी पहलू हैं
उन सब से उन्होंने अवगत कराया था। और मेरी जानकारी ये भी है कि अमित शाह के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी मुद्दा बहुत गंभीरता से इसका डिस्कशन हुआ था। तो ये एक देखिए, आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पूरी फेंसिंग लगी हुई है। पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का हमारा इलाका है वहां पर फेंसिंग लगी हुई। तो ये एक फेंसिंग के को पार करने का एक तरीका था। ये तरीका है ड्रोन्स का। लेकिन पहली बार ये इस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। पिछले साल नवंबर के समय एक बहुत बड़ा, मतलब अगर रिलेटिव टर्म्स में कह रहा हूँ, 5 AK-47, कई 1000 राउंड एम्यूनिशन अमृतसर के इलाके में वो ड्रोन के जरिए भेजा गया और उसको रिसीव करने वाला भी कोई था, वो पकड़े गए। लेकिन ऐसे कई नाकामयाबियों के, पाकिस्तान के नाकामयाबियों के पीछे कई कामयाबियां भी जाहिर सी बात है होगी। तो पिछले, अगर आप सरकारी सूत्र, विभिन्न सरकारी सूत्रों को माने तो ये करीब 60 से 70 इस तरह के गतिविधियां ड्रोन्स की देखी गई। अब ये जो हमला हुआ है, मैंने कहा कि ये पहली बार लेकिन ड्रोन्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चिंता की बात यह है कि या इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पार अगर आप हथियार और ड्रग्स का सप्लाई करें तो उसको कोई रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। यूं ही तो कोई इतने पैसे नहीं खर्च करेगा। ऐसे मालूम है कि आर्म्स के बाजार में AK-47 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी इतनी सस्ती भी चीज नहीं। तो इसको रिसीव करने वाले, हम तो सोचते थे कि पहले रिसीव करने वाले वो कश्मीर में ही है, कश्मीर घाटी में है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ भी ये अमृतसर के पास, हुसैनी वाला के पास भी उसको रिसीव करने वाले है। तो उन्हीं को प्रॉक्सी सोल्जर्स कहते हैं। पहले ड्रग्स जो था, आपको मालूम है, एक पंजाब का SP रैंक का भी आदमी उसमें लिप्त था। और ये क्या करते थे कि ये ज्वेलर्स को लेके जाते थे, बिकॉज पूरा जो लेन देन होता था वो गोल्ड और ये प्रेशस स्टोन्स में होता था। तो वो ज्वेलर वो तय करता था कि ये एक्चुअली में ये कितनी प्यूरिटी है इसमें, ये जेन्युइन है कि नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा वो SP जब पकड़ा गया था तो उसके साथ एक ज्वेलर भी था। लेकिन ये सारी एक ये जो ड्रोन्स का जो माध्यम इन्होंने चुना है, एक पूरी नई पैराडाइम। आपको तो मालूम है कि पूरी एक सरकार में कुछ मंत्री लोग भी इस ड्रग माफिया के सदस्य हैं। ये तो जाहिर बात है। तो अब एक नया तरीका निकला है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये हमला पुष्पेंद्र जी यहीं पे नहीं रुकेगा। आपने 26/11 समुद्री जिहाद देखा। आपने कुछ लोगों को, आपको मालूम है, इसलिए दबोचा गया क्योंकि वो कुंभ में के पानी में जहरीला कोई पदार्थ मिलाने वाले थे, पूरे वहां के वाटर सप्लाई सिस्टम को टारगेट करने वाले थे। तो जिहाद का आपने रासायनिक वो भी देखा। जब ये तबलीगी जमात की वो हो रही थी तो आपने एक उसका जैविक रूप भी देखा। आपने फिर आर्थिक जिहाद का भी एक रूप देखा, और फिर जिसे आप कहते हैं लव जिहाद, उसका भी रूप देखा। और अब ये ड्रोन जिहाद का आप रूप देख रहे हैं। अब ये ड्रोन जिहाद के पीछे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये अविश्वसनीय है कि कोई जिहादी तंजीम लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद अपने आप कर रही होगी। जिस तरह से बाकी जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होती है, उसी तरह ये भी जिहाद संचालित है। अब हमारे यहां लोगों को एक बात
की समझ में कमी है कि जब हम कहते हैं इन्वेंट्री पे जाते हैं, उनके पास इतने टैंक्स, हमारे पास इतने टैंक्स, उनके पास इतने आर्टिलरी गन्स, हमारे पास उतने आर्टिलरी गन्स, हमारे पास 11 लाख की सेना, उनके पास 5.5 लाख की सेना, हमारे पास इतने फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके पास इतने फाइटर एयरक्राफ्ट। हो सकता है कि बाकी तरह के मुल्कों से ये इन्वेंट्री शायद इसका कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब या अस्तित्व होगा, कुछ इसमें अहमियत होगी, लेकिन जब आप एक इस्लामिक मुल्क के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो इसकी कोई अहमियत नहीं। उनका मुख्य हथियार है जिहाद, जिहाद और जिहाद। सेना भी जिहादी, सेना भी जिहादी है, और जब पूरा तंत्र ही जिहादी है तो सेना क्यों कोई आगे आया साहब लड़ने के लिए? वो अपने जिहादियों को आगे भेजेगी, बिकॉज अगर सेना आगे आ जाती है उनकी और हार जाते हैं तो उसी के देश के अंदर के ही लोग सेना के खिलाफ जिहाद करने को उतारू हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है, आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना क्यों? तो वो इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके सेना के छाये में या तो करते हैं या सेना के छाये में ये या तो करते हैं, या नहीं तो फिर सेना इनके पीछे से रहती है। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये कोई अलग बात, मतलब कोई नई चीज नहीं देख रहे हैं। आज अभी आ रहा है, कुछ खबरें ऐसी आ रही कि जो ये अटैक हुआ है ये लश्कर तोयबा ने किया है। अब आपको मालूम है कि लश्कर तोयबा और इसके क्या संबंध है, मिलिट्री के क्या संबंध है? ये जो हमला भी जो हुआ था पुष्पेंद्र जी, जो अभी हाफिज सईद के घर में, सबको मालूम है, हमारे जैसे विशेषज्ञ, आप भी आपने बहुत एक लंबे समय तक वहां जाते रहे हैं पाकिस्तान में अपने काम को लेकर, तो आप जानते हैं कि इनके लश्कर तोयबा और पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में क्या संबंध है। तो ये हमले कभी कभी इन जिहादी तंजीमों के इसलिए करवाए जाते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ये जताना चाहती है कि देखो, अगर हमारे साये में नहीं काम करोगे और ये ग्लोबल जिहाद का अपना एजेंडा ज्यादा चलाओगे तो तुम्हें कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। तो जैसे ही धमाका हुआ तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर हमारा पुलिस पिकेट नहीं होता तो हाफिज सईद को मैसेज भेजा कि तो समझ लो तुम्हारा क्या हाल होता। और फिर इन्होंने कोई क्रिश्चियन को कहा कि गाड़ी किसी क्रिश्चियन की थी, तो आपको मालूम है पाकिस्तान में यही होता है, या तो वो हिंदू होता है या क्रिश्चियन होता है, जो कि सारा इल्जाम उसी पे जाता है। तो ये समय जो आपने कहा पुष्पेंद्र जी कि ये समय क्यों चुना गया, इसका ये समय चुना गया कि ये एक जो राजनीतिक पहल जो हमारे मोदी साहब ने की, उससे पाकिस्तान तिल मिला गया, उससे पाकिस्तान तिल मिला गया। उसे बड़ी उम्मीद थी कि ये जो हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, जिनमें उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, सदियों से इन्वेस्टमेंट की है, वो अपना वो नमक हलाली करेंगे। लेकिन साहब मोदी के आगे तो उन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ नमक हरामी कर दी। वो इसलिए नमक हरामी की क्योंकि उनको मालूम है, इतनी बुद्धि उनको इन सब, ये चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इतनी बुद्धि उनके भगवान ने दी है कि वो ये जानते हैं कि ये एक अटूट कदम है। ये कदम, ये 370 का कुछ होने वाला नहीं है। आप वास्तविकता से समझौता कर लो। एक नई पहल है, एक नई दिशा है, एक नई जागरूकता है, एक नया सोशियो पॉलिटिकल एक नया नैरेटिव चल पड़ा है। अगर आप इस धारा में चले
तब तो आप जिंदा रहेंगे, मतलब राजनीतिक रूप से आप जिंदा रहेंगे। अगर नहीं आप चले तो आप इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा कि मोदी साहब के आगे ये सबने बड़े बड़े वो उसके बाद ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हम 370 के खिलाफ है, हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे, हम ये करेंगे। अब साहब आप धमकियों का अगर सिलसिला देखेंगे तो आप देखिए धमकियां कहां से शुरू हुई थी।